नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805096906503860445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। जूनियर असिस्टेंट आपका जो एग्जाम होने वाला है, इसके लिए हम अपनी जो पेड क्विज है, ठीक है, उसको वीडियो फॉर्मेट में हम लगातार देख रहे हैं। यहाँ पे हम अपना अगला वीडियो देखेंगे और इस जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी के लिए हमारे पेड ग्रुप्स भी स्टार्ट हैं। आप उसमें चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। समय आपके पास कम है तो यहाँ पे आपको टू द पॉइंट पढ़ने वाली चीज़ें हमारी तरफ से दी जाएंगी और प्रैक्टिस के लिए पेड क्विज बहुत ज़रूरी है, इसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एडमिशन लेकर के, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इन सब बातों के साथ हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन से आज का जो वीडियो है इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कहा जा रहा है कि कोशिकाओं में गैसों के संचलन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो बॉडी का एग्जांपल ले लें तो जो सेल्स में गैसेस का मूवमेंट है क्या होता है, ये डिफ्यूजन होता है, गैसें प्रसारित होती है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मध्यकाल में किस देश से अब्दुल रज़ाक भारत आया था। तो फॉरेन ट्रैवलर्स आते थे, आपको पता होगा। उसी क्रम में से कि अब्दुल रज़ाक था जो कि फारस यानी कि पर्शिया, आप इसको चूज कर सकते हैं, यहाँ से आया था। और ये पूछते हैं कि कब किस शासक के शासनकाल में आया था। तो ये जो है ये विजयनगर डायनेस्टी का शासक कौन थे, देवराय सेकंड, है ना, इनके टाइम पीरियड में। कैंडिला निम्नलिखित में से किस राशि की एसआई इकाई है। एसआई यूनिट्स पूछी जाती हैं, जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ी होंगी। तो जैसे ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है ना, किसी भी लाइट की जो तीव्रता है ना, वही यहाँ पे जैसे दीप्त तीव्रता हिंदी में लिखा है, इसकी एसआई यूनिट होती है। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है, ठीक। तो देखेंगे सबसे ओल्डेस्ट जो माउंटेन रेंज हम इंडिया में पढ़ते हैं अरावली है, तो राजस्थान, ठीक है, और गुजरात, फिर आपका हरियाणा, दिल्ली, पंजाब में नहीं है, ठीक है, दिल्ली में आके ऑलमोस्ट समाप्त हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन 1978 में भारत के प्रधानमंत्री थे। तो 1978 के टाइम पीरियड की बात करें तो हमारा जैसे ये 5वां 5 ईयर प्लान भी चल रहा था, ठीक है। और इसी समय देखेंगे 78 में जनता पार्टी की सरकार आती है, ठीक है। मोरारजी देसाई इसमें प्रधानमंत्री बनते हैं और इसी टाइम पीरियड पे आप देखते हैं कि फिर 5वें प्लान को कैंसिल करके इन्होंने एक साल वाले प्लान चलाए थे, ठीक। नेक्स्ट है प्रणब मुखर्जी, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे। अभी जैसे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इनके पहले कौन थे, रामनाथ कोविंद, और उनके पहले प्रणब मुखर्जी थे, ठीक। तो इनका निधन किस वर्ष में हुआ, तो 2020 में, जिस समय फर्स्ट कोरोना का लॉकडाउन फेज चल रहा था, तो अगस्त 2020 में इनकी मृत्यु हुई थी। किस शासक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद यानी कि वर्तमान जो महाराष्ट्र है उसमें स्थानांतरित किया था। तो ये तुगलक डायनेस्टी में मोहम्मद बिन तुगलक। मानव आमाशय में उत्पन्न होने वाला अम्ल जो भोजन के पाचन में सहायक होता है, कौन सा होता है। तो हमारे बॉडी में स्टमक में जो हमारे एसिड का प्रोडक्शन होता है एक तरीके से, विच इज़ हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ फूड जो हम खाते हैं, तो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, इसको भी ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन का भी एक प्लेस है और ये हमारा यहाँ पे कौन सी है, सतपुड़ा माउंटेन रेंज इसका भाग है। कावेरी नदी जो साउथ की बहुत ही एक पॉपुलर नदी है और केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु के बीच इनका वाटर शेयरिंग का विवाद भी है। तो उसी में पूछा गया है कि किस राज्य तक इसका जो बेसिन है नहीं फैला हुआ है। तो आंध्र प्रदेश में नहीं है, बाकी के 3 राज्य यहाँ पे लिखे हुए हैं। वाटरफॉल्स भी पूछे जाते हैं अक्सर, तो वेनिया जलप्रपात उसमें से एक है, किस राज्य में स्थित है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में है, मेघालय में। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी आपसे पूछा गया है, तो ये क्या है, सारस, क्रेन, क्रोंच भी लिखा होता है कई बार। इसमें से कौन सा विटामिन भोजन के माध्यम से जीवित जीव को नहीं दिया जा सकता। तो जैसे अब हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो विटामिन डी का नेचुरल सोर्स होता है हमारा सूर्य की जो रोशनी होती है सुबह सुबह वाली, ठीक है। और इसका कोई फूड सोर्स ऐसा नहीं है जो जैसे कि विटामिन ए के लिए आप गाजर खाते हैं, है ना, तो आप उससे मिल जा रहा है आपको विटामिन ए, लेकिन विटामिन डी को, है ना, कोई खाने वाली वस्तु के माध्यम से नहीं दिया जा सकता। गोला गोकर्णनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में है। तो ये है आपका यहाँ लखीमपुर खीरी में।
प्राचीन शहर हम्पी इसमें से किस साम्राज्य की राजधानी था? तो विजयनगर साम्राज्य की, जैसे भी हमने ऊपर बात की, उसकी कैपिटल था हम्पी। और इसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। ठीक है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? 5 ईयर प्लान्स जितने भी हैं प्लीज इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, पूछा जाता है अक्सर, मतलब जरूर पूछ लिया जाता है एक आध क्वेश्चन तो इससे। तो सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था ये 15 अगस्त 1995 को। तो ये कौन सा टाइम पीरियड है 8वें प्लान का? भारत में समुद्र तटों के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन के संदर्भ में सही युग्म का चयन करें। तो देखिए भारत में अभी तक कुल 12 ऐसे हमारे ये हैं जो बीचेस हैं, ठीक है, उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। बेसिकली ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है ना, और सफाई है ना, कुछ और तमाम तरीके के जो ये हमारे क्राइटेरिया होते हैं उसके लिए बीचेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो उसी क्रम में अब यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, कासरगोड, घोघला, ये दमन दीव वाला है, शिवराजपुर गुजरात में, ठीक है, इसके अलावा जैसे कप्पड़ केरला में है एक, है ना, गोल्डन बीच उड़ीसा का हो गया। तो ऐसे कुल 12 की लिस्ट, एक बार प्लीज पूरी लिस्ट देखिएगा, इसमें सारे ही ठीक हैं। इनमें से किस पौधे में लाल सड़ांध, यानी कि इंग्लिश में उसको रेड रॉट कहा जाता है, ये रोग हो जाता है? तो ये गन्ने की प्रमुख बीमारी है। गन्ना आपने देखा होगा ऐसे बीच में से कई बार कुछ गन्ने होते हैं लाल लाल हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे गन्नों को प्लीज़ जो है अगर आप ने पहले कंज्यूम कर लिया है तो अब ना कीजिएगा, काफ़ी नुकसानदायक होता है, ठीक है। तो गन्ने में होने वाला रोग है। हालांकि कुछ जैसे देखते हैं कि ह्यूमिड कंडीशंस में गेहूं वगैरह में भी रेड रॉट हो जाता है कई बार, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे है कि सोहरा जल विद्युत योजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो वाटर सप्लाई स्कीम है सोहरा, मेघालय में इसको किया गया था, विकल्प ए। परंपरागत जल संरक्षण प्रणाली एवं राज्यों के संदर्भ में गलत युग्म देखना है। तो पूरे भारत में अलग अलग स्टेट में कुछ कंजर्वेशन सिस्टम्स हैं एंशिएंट टाइम से चले आ रहे, जो लोकल लेवल पे फॉलो किए जाते हैं, तो उनके कुछ नाम हैं, ठीक है। जैसे पहला विकल्प गलत है, जिंग के लिए केरला लिखा है, तो जिंग टाइप ऑफ जो कंजर्वेशन सिस्टम है ये लद्दाख का जो यूनियन टेरिटरी है हमारा, वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। बाकी टैंक, बावड़ी, है ना, जाबो, ये सब जो लिखे हैं ये सब ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के उस अधिकारी की पहचान करनी है जिसने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अध्ययन किया और मौर्य राजनीतिक इतिहास को नई दिशा दी। तो मौर्यन इंस्क्रिप्शंस है ना, और जो तमाम चीज़ें हैं उसके रेफरेंस में आप जेम्स प्रिंसेप का नाम पढ़ते होंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के वही अधिकारी थे, विकल्प बी। किस संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद 350 बी को सम्मिलित किया गया? तो 350 बी में क्या है? स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, है ना, जो भाषाई अल्पसंख्यक लोग हैं उनके लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान ऐड किया गया था ये 350 बी के माध्यम से। 7th अमेंडमेंट हुआ था 1956 में, और यहाँ पे ये वाला ऑफिस जो बना है स्पेशल ऑफिसर का, ये 1957 से है, इसको भी ध्यान रखिएगा। पारंपरिक खेती की एक शैली है जिसको डंगर चास कहा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मतलब जैसे अपने आप उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लें तो आपके जैसे अगर आप किसी गांव से संबंधित होंगे तो आपने लोकल लेवल पे देखा होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो सपोज करिए आपके ही जिले में होती है ना, या कुछ आसपास के जिलों में हो रही होगी, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं होती होगी। तो उसी प्रकार से एक प्रकार की डांगर चास कृषि की स्टाइल है जो ये बोंडा ट्राइब करती है, और कहाँ पर होता है ये? तो उड़ीसा स्टेट में। आगे है इरूला जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो साउथ इंडिया में तमिलनाडु और केरल, यहाँ पे ये मिलेंगी। इनमें से किस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को आंध्र प्रदेश, जो वर्तमान का हमारा राज्य है, उसमें वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया? तो जो हमारा ये था पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट जो चलाया गया है ना 1906 के बाद से मेजर जो आप देखते हैं इसको, तो इसी को आंध्र प्रदेश के रीजन में वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता था। संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कब किया गया? तो उत्तर प्रदेश जो हमारा नाम स्टेट का है ये है 24 जनवरी 1950 से, ठीक। आप जरा हमको ये बताएं कि इससे पहले जब हमारा स्टेट यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता था तो ये नाम जो है किस वर्ष में दिया गया है? जरा कमेंट कीजिए तो फटाफट। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? ठीक है, स्टेट कह लीजिए एनिमल, तो ये है बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है ना, ये सब चीज़ें देखिए आपको एकदम याद होनी चाहिए। ये होता है पलाश, इसको टेसू भी कहते हैं कई बार। उत्तर प्रदेश में कुल जिले की संख्या बतानी है, तो जिले की संख्या है 75, मंडलों की संख्या है 18। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है?
तो जैसे जियोलॉजिकल टाइम पीरियड देखते हैं तो बहुत ही जो एंशियंट टाइम के है ना, प्रोटो टाइम्स के जो रॉक से फॉर्मेशन हुआ है वो बुंदेलखंड रीजन में आप जो ये रॉक्स देखते हैं ना, इनके संबंध में ये है। तो ध्यान रखेंगे, थोड़ा फैक्चुअल चीज़ है, थोड़ा बहुत डिटेल में, चूंकि पढ़ना नहीं है आपको, एग्जाम आपका फैक्चुअल टाइप का है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है, ग्रास ऑफ द ईस्ट? तो ये है आपका कन्नौज, है ना। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो बुंदेलखंड जो आप ये देखते हैं कौन कौन से जिले, जैसे अब यहाँ पे महोबा हो जाएगा, इसके अलावा ललितपुर, झांसी, है ना, ये जो इधर हमीरपुर, ये सब हो गए, ठीक। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो ये है आपका कौन सा, बलिया। मैप में इसको चाहे तो देख लीजिएगा आप, जितने भी ये मैप वाले क्वेश्चन हम देख रहे हैं। कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो हमारे जो देखते हैं ना 7 ऐसे जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो नेपाल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी कि किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये देखिए, सहारनपुर क्या है, ये उत्तराखंड से सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश से बनाता है, और आपका ये और कौन सा हरियाणा से बनाता है, ठीक है। देवरिया की बात करें तो ये इधर बिहार के रीजन में पड़ जाएगा। ललितपुर की बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश से लग रहा है, परंतु हरदोई जो है वो लगभग बीच में है, तो ये घिरा जो है इसकी चारों तरफ की बाउंड्री वो उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से ही है, तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा। अब इसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखें, हमारे पास एक सीरीज है और क्वेश्चन मार्क जो लास्ट में उसमें क्या भरेंगे। तो सीरीज को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो लेटर्स हैं उसके बीच में एक लेटर का गैप आ रहा है। तो जैसे एच है, ठीक है, तो एच के बाद आई आता है, फिर जे आता है, तो आई को लॉस किया, फिर जे के बाद क्या आएगा, के, फिर एल, तो यहाँ पे एल लिया गया है। तो इसी प्रकार लास्ट में देखेंगे तो टी के बाद हमारा क्या आ जाएगा, यू, फिर यू के बाद वी, तो यहाँ पे सी विकल्प करेक्ट है। अब एक और सीरीज है, यहाँ पे देखते हैं, जैसे 12 को 132 लिख सकते हैं, 8 को 56, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और 20 क्वेश्चन मार्क में क्या भरेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे जो हमारा पहला नंबर है 12, तो उससे कम कीजिए 11, है ना, उससे मल्टीप्लाई किया गया है अगला नंबर, वही उसका रिजल्ट है। तो 8 का जैसे अगला नंबर कम कौन सा, 7, तो 8 सते 56, और वैसे ही 5 से 1 कम 4, तो 20 हो जाएगा उत्तर, है ना। तो 20 यहाँ लिखा है, तो यहाँ पे हम डी विकल्प को चुनेंगे, सॉरी हाँ 5 को चुनेंगे ना, 5, तो उसका 1 कम, ठीक है, समझ गए होंगे आप जो बताया गया है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास जैसे एक वर्ड है हैंडल, तो इसको कुछ इस प्रकार से जंबल किया गया है, और उसी प्रकार अब लवली को कैसे लिखा जाएगा। तो हैंडल का नंबर पोजीशन आप बना लीजिएगा और उसको, है ना, इसके हिसाब से अरेंज करके देखेंगे तो आपको लॉजिक समझ में आएगा। यहाँ पे उत्तर फिलहाल इसका डी है, एक बार सॉल्व करके इसको देख लीजिए। इसमें देखें, एक निश्चित कूट भाषा में बियर को 2519, टर्न को 2395 लिखा है, तो सिंह को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे इन सब क्वेश्चन में देखें कॉन्सेप्ट क्या लगा है, तो बी की नंबर पोजीशन क्या होती है, 2, ठीक है, ई क्या होता है 5, ए का होता है 1, और आर की पोजीशन हमारी क्या होती है 18 होती है, तो 1 और 8 कर देंगे तो 9 आ जाएगा, है ना। तो 2519 यहाँ पे देखिए बियर का हमारा कोड बन जा रहा है। वैसे ही टर्न के लिए ये होगा, तो सिंह का क्या हो जाएगा, सिंह ही तो पूछा है ना, ये देखिए, ठीक। तो एस का कोड क्या होता है हमारा 19 होता है, तो 1 + 9 यानी कि 10, तो 10 का हम 1 ले लेंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखिए उसी प्रकार से हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 1 हो गया। फिर आई का कोड क्या होता है, आई का हमारा 9 होता है ना, तो इसमें जोड़ना ही नहीं है कुछ। फिर एन का कोड हमारा क्या होता है 14 होता है, तो 4 और 1 5, और फिर जी का कोड क्या होता है हमारा 7 होता है, 1957। ऑप्शन ए देखिए करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे हमारे पास एक सीरीज है, इसके बीच का लॉजिक थोड़ा ढूंढ करके जो आप सॉल्व करेंगे तो 35 इसका आंसर आएगा, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से, चूंकि टाइम कम होता है, हर चीज एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है, तो आप इसको प्लीज सॉल्व करके देखा करिए, प्रैक्टिस करना जरूरी है आपके लिए। अब इसमें देखें कि हमारे पास इक्वेशन है और उसको सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाए कि जो हमारा रिजल्टेंट है 42 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में 3 और 9 की पोजीशन जो है बदल के देख लीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो उत्तर आ जाएगा आपका ये। इस क्वेश्चन में देखिए, एक निश्चित भाषा में कूट भाषा में शॉर्ट एक वर्ड जो हमारा है उसको 1 लिखा गया है, थीम को 2 लिखा गया है, तो कूट उसी कूट भाषा में ट्रेन को कैसे लिखा जाएगा। तो मेरा जो मानना है इस क्वेश्चन के लिए कि बेसिकली जो जितने भी यहाँ पे हमारे पास लेटर्स लिखे हैं उसकी जो नंबर पोजीशन उसको ऐड कीजिए आपस में। शॉर्ट को आप ऐड करेंगे तो कुल मिलाकर क्या आएगा 80 इसका योग। तो यहाँ पे एक मान के चलते हैं कि जो 0 को अगर हम हटा दें तो हमारा नंबर सिर्फ एक ऐसा है कि जो नंबर में है, ठीक। थीम को ऐड करेंगे तो ये हमारा कुल आएगा जो है
51, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम मान के चलेंगे कि हमारे पास जो नंबर्स हैं 2 हैं, ठीक। तो इसी प्रकार ट्रेन को भी अगर ऐड करेंगे तो इसका योग आएगा 62, तो 62 को भी हम 2 मान के चल रहे हैं, ठीक। तो कुल मिला के 2 उत्तर हो जाएगा। अगर इसका कोई और लॉजिक आपको अगर समझ में आता है तो कॉमेंट करके जरा बताइएगा। इसमें देखिए 3 लाइन में नंबर लिखे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट में देखिए क्या है, 80, 40, 20। तो 20 का दुगना 40 है, 40 का दुगना 80 है, 28 का 56 है दुगना, और इसी का दुगना 112 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क में अगर 61 हम लिखे तो 61 का दुगना 122 होता है, 122 का 244 हो जाएगा। अब इसमें हिंदी के क्वेश्चंस को देखेंगे कुछ। कहा गया है किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष वाले में क्या होता है कि ऐसा शब्द जिसमें समास अगर आप देखें तो जो उत्तर पद होगा ना वो प्रधान होता है, ठीक। तो इसमें मधुमक्खी जो है ये हो जाएगा। एक मुहावरा है सिर पर सवार रहना, ठीक है। सिर पर सवार रहना या सिर पर सवार होना, इसका अर्थ होता है कि पीछे पड़ जाना। जैसे आप किसी से उधार ले लीजिए, फिर आपके मांगने के लिए वो पीछे पड़ा रहे, आप देने के लिए जो है राजी ना हो, तो ठीक है, ऐसे कुछ समझ सकते हैं इसको। अब यहाँ पे देखें विलोम की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है या कौन सा सही है, ये बहुत ध्यान से देखा करिए। कई बार आपको आते हुए भी चीज़ें गलत हो जाती हैं आपकी। तो यहाँ पे सुबुद्धि जो है इसका असुबुद्धि नहीं होगा, दुर्बुद्धि हो जाएगा, ठीक है। सुबुद्धि और विलोम होगा दुर्बुद्धि। बाकी के विकल्प देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 लिस्टिंग है, उसको मैच करना है, सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पे बता दे रहे हैं, बाकी उस हिसाब से नीचे ऑप्शन फिर दिखाएंगे आपको। जैसे तलवार को पहले में लिखा है तो इसको कृपाण है ना, तलवार ये होता है, तो पहले का हो जाएगा डी, ठीक है। टेढ़ा का हम वक्र कह सकते हैं, सी ऑप्शन में लिखा है। तरु का जो हो जाएगा वृक्ष, ऑप्शन ए। और पटु जो है ना, इसका हो जाएगा बी ऑप्शन में प्रवीण, यानी कि जो किसी भी चीज़ का है ना एक तरीके से एक्सपर्ट हो, प्रवीण हो, उसमें माहिर हो, तो पटु बोलते हैं उसको। तो ये इस हिसाब से हो जाएगा। तो विकल्प यहाँ पे अगर हम देखें तो DCAB, इसके हिसाब से थोड़ा इसको चाहे तो रोक करके देख लीजिए। अगला है आयुष्मान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो जैसे कुछ लोग आशीर्वाद में बोलते हैं ना आयुष्मान भव, तो वैसे इसमें हो जाएगा आयुष्मती, महिलाओं के लिए। आगे है तद्धित का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे ये तत् धन हित, ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण है ये सही इसका संधि विच्छेद होगा। अगला है उद्विग्न का संधि विच्छेद बताना है, तो ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण ही होगा, उत धन विघ्न, विकल्प सी में देखिए लिखा है। देखिए यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा बनाने में इन्होंने गलत किया है। जैसे अब सद्भाव शब्द लिखा है तो रेखांकित इसको थोड़ा सही से करना चाहिए था, तो लेकिन फिर भी आप समझ गए होंगे कि पूछा गया है कि सद्भाव शब्द का विलोम बताना है, तो दुर्भाव होता है इसका विलोम, ठीक है। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है, तो शब्द हमारा है यमुना। तो यमुना के जो समानार्थी सिनोनिम क्या होते हैं, अर्कजा हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसके अलावा जैसे कालिंदी, फिर जैसे सूर्य सुता होता है, रवि तनया होता है, तरणी होता है, ठीक है, इन सबको ध्यान रखेंगे। शब्द हमारे पास है द्रुत, है ना, यहाँ पे देखें, तो इसका विलोम बताना है। तो बहुत ही फास्ट इस तरीके से कोई चीज़ हो, द्रुत उसके लिए यूज़ करते हैं। तो मतलब ये स्लो के लिए मंथर शब्द का यूज़ करेंगे हम। देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। स्टेटमेंट हमारा है तीनों फिर डैश के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। तो अब यहाँ पे विकल्प से जो है भ्रमित हो जाएंगे कुछ लोग, भवन भर देंगे इसमें, है ना, ऐसा नहीं है। देखिए त्रिलोकीनाथ शब्द यहाँ पे किसको संदर्भित करता है, भगवान शिव को, शिव के लिए, है ना, जो तीनों लोक का स्वामी है उनके लिए, पृथ्वी स्वर्ग और पाताल के जो स्वामी हैं उनके लिए, भगवान शिव के लिए त्रिलोकीनाथ शब्द का यूज करते हैं। तो अब उसी रेफरेंस में यहाँ पे तीनों लोक है ना, तो लोक शब्द के लिए हमको वर्ड चुनना है। तो जो है इसमें भुवन होता है ये शब्द, ठीक है, ब्रह्मांड एक तरीके से समझ सकते हैं कि जिसमें तीनों लोग आते हैं। तो ब्रह्मांड का एक समानार्थी शब्द है भुवनो, मतलब भुवन है तो भुवनो कह सकते हैं उसे आप। तो तीनों भुवनों के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। तो विकल्प सी सही होगा हमारा। रिक्त स्थान के लिए फिर से उपयुक्त शब्द देखना है, तो इसमें किस वस्तु से गहने बनते हैं, तो सही वर्तनी के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सोने से गहने बनते हैं, इसको भरेंगे हम, सोना नहीं सोने। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए या चुनिए। देखिए जैसे हमारे आसपास ही, जैसे हमारे घर परिवार में कोई भी कहानी है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हो, ठीक है, या कोई ऐसी कह लीजिए प्रेरणादायक चीज़ हो, है ना, या किसी चीज़ से सावधानी वाली चीज़ हो, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं,
किंवदंती, ठीक है, ऑप्शन बी वाला, वह बात जो जनसाधारण में लगातार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती आ रही है। यहाँ पे एक देखिए मुहावरा है फिर से हमारे पास और उसका अर्थ व्यक्त करना है। तो मुहावरा है कथा के बैगन, ठीक है। तो बेसिकली इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो सिर्फ दूसरों के लिए उपदेश दे, है ना, यानी कि जैसे गांधी जी का जो जैसे कॉन्सेप्ट था, है ना, कि वो कोई भी चीज़ किसी को बताने से पहले, है ना, उसको फॉलो भी करते थे। तो वही बात है कि आजकल लोग करते क्या है कि मतलब दूसरे को प्रवचन देते हैं परंतु वो चीज़ अपने जीवन में, है ना, नहीं कर पाते हैं, ठीक। तो उसके लिए ही कथा के बैगन शब्द यूज़ होता है कि सिर्फ आप जैसे दूसरों के लिए कोई भी उपदेश दे रहे हैं, स्वयं पालन उसका नहीं करते हैं। रिक्त स्थान में फिर से भरना है, मेरी क्या है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। तो आप अपने किसी कार्यालय में अगर कार्य करते हैं या किसी स्कूल में हैं तो प्रार्थना ही तो करेंगे ना, रिक्वेस्ट। तो विकल्प ए। आंख लगना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो जैसे कहते हैं ना कि मेरी आंख लग गई थी, है ना, ड्राइवर जैसे कोई गाड़ी चला रहा है तो जैसे उस वाले सेंस में सबसे इसको अधिक यूज़ करते हैं कि भैया देखो चलाते चलाते इनकी आंख लग गई, है ना, गाड़ी। तो झपकी आना, ठीक है, इंग्लिश में नैप कहते हैं इसको। एक वाक्य है हमारे पास और उसमें कोई त्रुटि है तो त्रुटि को चुने, अदरवाइज कोई त्रुटि नहीं है वह वाला विकल्प चुने। तो प्रधानाचार्य ने भाग 1 है, फिर हिंदी अध्यापक को बुलाया, है ना, ये हो सकता था, यहाँ पे बुलाया गलत है। तो तीसरे भाग में हमारे जो है यहाँ पे अशुद्धि है। सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो कोई भी सामान्य नियम जैसे कि समाज में आप देखते ही होंगे, आपके आसपास ही कुछ लोग होंगे तो कहते हैं ना कि भैया ये अपवाद है। जैसे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, है ना, कुछ वहाँ पे एक्सेप्शंस होते थे। तो वैसे ही कि जो सामान्य बातों से अलग अपने मन की कुछ कर रहा हो तो उसको अपवाद का शब्द से जो ना कई बार बुला लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, मुझे मज़ा आती है। तो यहाँ पे बेसिकली रेखांकित होना चाहिए था, है ना, इस पे कोई बात नहीं। तो त्रुटि अगर हम देखें इसमें अपने स्टेटमेंट में, तो चूंकि मज़ा शब्द क्या है, ये पुलिंग होता है, ठीक है। तो इसके साथ आएगा ये मुझे मज़ा आता है, ठीक। तो अब इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है, तो पुलिंग स्त्रीलिंग वाला है तो लिंग के कारण इसमें वाक्य में हमारे अशुद्धि है, त्रुटि है, ठीक है। अगला है गुण दोष का समरूप मूल्यांकन होना चाहिए था, करने वाले के लिए एक शब्द। तो यहाँ पे इस प्रकार का जो मूल्यांकन व्यक्ति करेगा गुण दोष का, वो समीक्षा कर रहा है ना, समीक्षक। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी। तो कंप्यूटर में आप कुल पहली से लेकर 5वीं जनरेशन तक जो पढ़ते हैं तो हर जनरेशन के कंप्यूटर का जो प्रोसेसर एक तरीके से समझिए वो किसी न किसी हमारे जो यहाँ पे डिवाइसेस, मतलब उस समय की अवेलेबल डिवाइसेस थी उस पर आधारित था। तो जैसे प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर हमारे वैक्यूम ट्यूब आधारित थे। दूसरा यहाँ पे जैसे पूछा गया तो ये हमारे ट्रांजिस्टर पे आधारित थे, ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का अभिन्न हिस्सा नहीं है। तो कंप्यूटर के इंटीग्रल पार्ट हैं जिसके बिना कंप्यूटर ना चल सके। तो सीपीयू तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। माउस भी होना चाहिए, अदरवाइज आप ऑपरेट कैसे करेंगे। मॉनिटर नहीं होगा तो देखेंगे कैसे। लेकिन यूपीएस जो होता है ये बेसिकली क्या करता है, पावर सप्लाई करता है जब पावर कट हो जाती है। तो जब तक पावर है तब तक तो कंप्यूटर आप चला ही लेंगे ना बिजली से। तो जरूरी थोड़ी है कि ये यूपीएस इंटीग्रल होगा, ये तो इमरजेंसी केसेस में यूज आता है, तो ध्यान रखेंगे इसको। बैंकों में चेक जो होते हैं उसको संसाधित करने के लिए बैंक निम्नलिखित में से कौन सी निविष्ट तकनीक का उपयोग या प्रयोग करते हैं। तो जो चेक होता है उस पे एक MICR कोड होता है, मैग्नेटिक इंक कोड रिकॉग्निशन। इस टेक्नोलॉजी पे उसकी चेक की मतलब जो विश्वसनीयता है, ऑथेंटिसिटी है, उसको चेक किया जाता है, फर्जी चेक है कि सही है। कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का पूर्ण स्वरूप क्या है। तो CPU के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें से एक हमारा ALU होता है। इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है कंप्यूटर्स में उसको परफॉर्म करने के लिए मुख्य रूप से ये यूज होता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है कब मनाते हैं। तो अगर इसको आप देखेंगे कि विश्व स्तर पे जो कंप्यूटर्स की हमारी लिटरेसी हो, अवेयरनेस हो, इन सबको बढ़ाया जाए, इसके लिए डिजिग्नेटेड है 2 दिसंबर का दिन। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर आप जानते होंगे कि जो मोस्टली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पज से यूज किया जाता है, जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो भारत में इसके जनक या फादर के रूप में विजय पांडुरंग भाटकर इनका पूरा नाम था, इन्हें जाना जाता है। कंप्यूटर कौन सा कार्य इसमें से नहीं करता है। तो किसी भी ऑपरेशन या प्रोसेस को, कमांड को एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेस करता है,
कंट्रोल भी करेगा, है ना, परंतु अंडरस्टैंडिंग उसके खुद के लेवल पे नहीं है। मैथमेटिकल ऑपरेशन के बेसिस पे या जो उसमें डेटा फीड है उसकी उसी हिसाब की अंडरस्टैंडिंग है, बाकी कोई ऐसा नहीं जैसे मानव सोच सकते हैं ना, उस प्रकार से चीज़ें इतनी पॉसिबल नहीं है। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो सिलिकॉन वैली बेसिकली जैसे मुख्य रूप से फेमस टर्म है यूएस का। जितनी भी मोस्टली आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सिलिकॉन वैली जो शहर है वहाँ पे, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया जो है वहाँ का, तो उसको सिलिकॉन वैली के टर्म से रेफरेंस करते हैं, क्योंकि जैसे आप जानते ही हैं कि मुख्य रूप से ये जो हमारी आईसी चिप्स वगैरह होती हैं उसको बनाने में सिलिकॉन यूज़ होता है। ठीक, तो उसी क्रम में जो भारत की मोस्टली आईटी इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे लोकेटेड है? बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ऑप्शन डी देखिए जो है करेक्ट है। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में है ये, देहरादून में। इसमें से किसको भारत की सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्रांति का जनक कहा जाता है? तो देखेंगे राजीव गांधी जब भारत के प्रधानमंत्री थे उसी समय आईटी इंडस्ट्रीज को काफ़ी एक तरीके से एज मिला, और सैम पित्रोदा इनके सलाहकार थे। ठीक है, तो इन सब ने जैसे आईटी पॉलिसी वगैरह थी ये सब चीज़ें बनाई। तो यहाँ पे इन सब कारणों से फादर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया का जनक किसे कहा जाता है? राजीव गांधी को। ठीक, तो इन्हीं सब बातों के साथ यहाँ पे इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। हमारे ग्रुप्स लगातार चल रहे हैं, प्लीज़ उसमें चाहें तो आप एडमिशन ले सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। हम इसको कंटिन्यू करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।